जबकि पीटीआई, मेरे मुर्शद की पार्टी ने कहा है कि हम 3 गवर्नमेंटें बनाने की सलाहियत रखते हैं, पंजाब में, केपीके में और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में। मैं पहले नवाज शरीफ साहब को देख रहा था कि वो वजीर आजम बनेंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बड़े बड़े प्यार के साथ उनको उठा के लंदन से लाई। जिस तरीके से 4 मिनट के अंदर 4 साल के केसेस उनको खत्म कर दिए गए, जिस तरीके से पूरा सिस्टम उनके सामने लेट चुका था, जिस तरीके से वो जलसों पे जाते थे तो स्कूल बंद करके उनके जलसे कामयाब कराए जाते थे, जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर और जो पुलिस के एसपी आगे पीछे सलूट मारते थे उनको, हालांकि उनके पास कोई पोजीशन मौजूद ही नहीं है। मैं समझता था शायद नवाज शरीफ साहब जो है, बल्कि अखबारों में आ चुका था, बल्कि उन्होंने वो एड टाइप दे दी थी कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। आज एक और बात नई सामने नजर आ रही है। आसफ जरदारी साहब ने कहा है कि मैं वजीर आजम में खुद बनना चाहता हूं, आप नवाज शरीफ साहब को सदर बना ले। एक नई खबर थी मेरे लिए। पीडीएम 2 बनेगी और मैं यहां बताना चाहूंगा कि पीडीएम 1 क्या थी। पीडीएम 1 ये थी कि इन्होंने मिनिस्ट्रियां आपस में बांटी थी, सारी पार्टियों ने अपनी अपनी मर्जी के करप्ट अफसरों को ला के करप्शन की थी और एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री से कोई कम्युनिकेशन नहीं करती थी। मैं समझता हूं कि ये एक हॉरर मूवी का दूसरा शो है, ये दूसरा उसकी एक किस्त है ड्रामे की, और नाम इसका होगा बकरा मंडी। वो इस तरीके से कि अब इंडिपेंडेंट हैं, बोलियां लगेंगी। जरदारी साहब सुना है उन्होंने नाश्ता किया है जो इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं इलेक्शन से, तो उन्होंने प्राइस इसकी सेट कर दी है मिनिमम 35 करोड़, उससे ऊपर की बातें होंगी। कई नए करोड़पति बनेंगे। कई वकील मेरे ऐसे भाई थे जिनको कोई केस नहीं मिलता था, लेकिन खान साहब ने टिकट दिया है, वो करोड़पति होंगे। उनमें से अब देखा जाए तो दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी, लंदन लोग भागेंगे। सिर्फ जरीफ ही बताना चाहूंगा, 16 लाख वोट जो है वो मुस्तरद किए गए। तारीख लिखी गई है। यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनका बच्चा जिस तरीके से इलेक्शन जीता है, वो लोग कहते थे कि सोल्जर्स ज्यादा थे, वोटर कम थे। खानदानी सियासत हो रही है। आसवा भुट्टो साहब को भी लॉन्च कर दिया गया है। अब जुनेद सफदर साहब हैं, उनके लिए भी हल्का तैयार किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम दूसरी पार्टियों से मिलकर बनाना चाहते हैं हुकूमत। वो वड़ाई साहब है, सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने बड़ा एक उनका आर्टिकल आखिरी दिनों में बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी मॉडल पे माइंड सेट कर लिया गया है। मुझे तो खैर उस पर एतराज था कि आप उनके साथ कोई आपकी मुमासलत नहीं है, आप बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हैं। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने जमात इस्लामी के जो रेडिकल लोग थे उनको फांसियां दी। आप रेडिकल होना चाहते हैं, वो रेडिकलिज्म के खिलाफ जा रहे हैं। दूसरा, हसीना वाजद ने अभी तक अपना कोई सियासी वारस डिक्लेयर नहीं किया। आपका हर सियासी पार्टी, बल्कि मैं अफसोस के साथ कहूंगा, हलीमा बाजी भी जो है इस वक्त वो आ चुकी है सियासत के अंदर। लेकिन इसमें तीनों पार्टियां जो हैं वो एक फैमिली एंटरप्राइज बन चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं और हम दोनों हमेशा आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है और जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? और वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, थैंक यू शाजिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। साजिद साहब, आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। आपको पता है कि इलेक्शंस हुए हैं और रिजल्ट सामने आए हैं जिस तरह से, और जो चीज़ें सामने आई 2018 के इलेक्शंस में भी हमने देखा कुछ इसी तरह के हुआ था सब कुछ। वही प्रैक्टिस लग रहा है कि दोबारा दोहराई जा रही है, हो रही है। और उसके ऊपर जैसे 2018 में लोगों ने अपने जो जज्बात का ऐसा उस वक्त इजहार किया था, और उस वक्त एक और पार्टी थी, लेकिन इस मर्तबा जो है वो दूसरी पार्टी है। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट हम लोगों ने देखा कि कुछ उसी तरह की प्रैक्टिस जो है वो दोबारा दोहराई गई। आप इस तमाम तर इंतखाबात के अमल को किस तरह से देखते हैं? देखें शाजिया, मैं समझता हूं कि ये एक हॉरर मूवी का दूसरा शो है, ये दूसरा उसकी एक किस्त है ड्रामे की, और नाम इसका होगा बकरा मंडी। वो इस तरीके से कि अब इंडिपेंडेंट हैं, बोलियां लगेंगी। जरदारी साहब सुना है उन्होंने नाश्ता किया है जो इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं इलेक्शन से। इस पे मैं बल्कि एक मिसाल देना चाहूंगा आपको छोटी सी, कि एक हल्का है जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में एक खातून इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो खड़ी थी, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 35 करोड़ लेके पैसा, उनके पास पीटीआई का टिकट था वहां से, तो उन्होंने 35 करोड़ टिकट लेके
तो उन्होंने विड्रॉ किया था, साथ कनाडा का वीजा था। तो उन्होंने प्राइस इसकी सेट कर दी है, मिनिमम 35 करोड़, उससे ऊपर की बातें होंगी। कई नए करोड़पति बनेंगे। कई वकील मेरे ऐसे भाई थे जिनको कोई केस नहीं मिलता था, लेकिन खान साहब ने टिकट दिया है, वो करोड़पति होंगे। उनमें से अब देखा जाए तो दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी, लंदन लोग भागेंगे। लेकिन एक केस, एक क्राइसिस से निकल के दूसरे क्राइसिस में कोई भी पार्टी जो है वो क्लियर मैंडेट लेके नहीं आ सकी। PDM-2 बनेगी। और मैं यहां बताना चाहूंगा कि PDM-1 क्या थी। PDM-1 ये थी कि इन्होंने मिनिस्ट्रियां आपस में बांटी थी, सारी पार्टियों ने अपनी अपनी मर्जी के करप्ट अफसरों को ला के करप्शन की थी, और एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री से कोई कम्युनिकेशन नहीं करती थी। नुकसान उसमें किसका था? पाकिस्तान का था। फॉरेन मिनिस्ट्री जो थी वो वो वजीर आजम ऑफिस से नहीं बात करती थी। इसी तरह फिर दोबारा होगा, मिनिस्ट्रियां बिकेंगी। इस दफा जो है वो बिकेंगी मिनिस्ट्रियां दोबारा। इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली आपने खुद जिस तरह फरमाया है कि जिस तरह 2018 में हुआ था उसी तरह 2016 में हुआ। मैं सबसे सितम जरीफी बताना चाहूंगा, 16 लाख वोट जो है वो मुस्तरद किए गए। एक फॉर्म 47 जो कि जिसको कहा जाता है, जिसके जरिए पता चलता है कि वहां इलेक्शन में हुआ क्या है। 16 लाख वोट मुस्तरद हुए। तारीख लिखी गई है यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनका बच्चा जिस तरीके से इलेक्शन जीता है। 25 हलकों के अंदर ये सारा कुछ हुआ है, जिसमें से 22 पंजाब के अंदर मौजूद है। उसकी एक बदतरीन मिसाल चकवाल से है, जहां 24,500 वोट एक हलके के अंदर मुस्तरद हुए। दूसरी बदतरीन मिसाल उमरकोट में, वहां एक तालपुर साहब हैं, उनके हलके में 17,000 वोट जो है वो मुस्तरद किए गए। इसमें जिन हलकों में 25 हलकों में से जो 22 पंजाब में है, 14 नून लीग जीती वहां से और 5 उसमें से PPP जीती। अब इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह देख रहा है? इंटरनेशनल मीडिया क्राइसिस के इसको देख रहा है। वो लोग कहते थे कि सोल्जर्स ज्यादा थे, वोटर कम थे। दूसरा, खानदानी सियासत हो रही है। आसवा भुट्टो साहब को भी लॉन्च कर दिया गया है, और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से अब जुनेद सफदर साहब हैं, उनके लिए भी हल्का तैयार किया जा रहा है। एक कराची का पोलिंग स्टेशन 81, उसका नंबर 81 है पोलिंग स्टेशन। वहां 2 बजे तक सारे यहाँ पे रिपोर्ट होता रहा, वहां पे 2 बजे तक पोलिंग शुरू ही नहीं हुई थी। कई हलकों में सुना है कि वोटर जो बैलेट पेपर थे वही खत्म हो चुके थे। तो इंटरनेशनल मीडिया, यहाँ पे एक कांग्रेसमैन इंडियन निजात है रोक खन्ना, उनकी एक जो क्लिप है बहुत वायरल है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के कई दूसरे लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने इजहार किया है। इस वक्त 2 पार्टियां जो हैं वो अपनी कामयाबी का ऐलान कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम दूसरी पार्टियों से मिलकर बनाना चाहते हैं हुकूमत, जबकि PTI मेरे मुर्शद की पार्टी ने कहा है कि हम 3 गवर्नमेंटें बनाने की सलाहियत रखते हैं, पंजाब में, KPK में, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में। जब पूछा जाता है कि इस्लामाबाद में आप हुकूमत किस तरह बनाएंगे, तो वो ये कहते हैं कि 100 के करीब हमारे पास तो पहले ही मौजूद हैं, और दूसरा हमने 100 सीटों के ऊपर कंटेस्ट कर रखा है पहले। उनमें से अगर 30-35 भी हमारे हक में आ जाती हैं तो हम हुकूमत हम खुद बनाएंगे। मुझे कल परसों से 2 चेहरे बहुत याद आए हैं, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूं। एक उस्मान बुजदार साहब है, दूसरा मैडम फरा गोगी है। तो काश के वो मुल्क के अंदर होते तो क्या ही इसकी रौनक दुबाला हो जाती। लेकिन इस तरह के किरदार तो हर गली के अंदर 10-10 मौजूद हैं, लोग भूल चुके हैं इनको शायद। लेकिन देखें आने वाले दिन क्या लेकर आते हैं। सूबा सरहद के अंदर इनकी मेजॉरिटी है, वहां पे मुश्ताक गनी साहब और अमीन गंडापुर साहब का नाम एज ए चीफ मिनिस्टर सामने आ रहा है। अब इस पे मैं बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिकल पंडित थे, बड़े बड़े एनालिस्ट, बहुत बड़े बड़े कद आवर जो हमारे इसमें जर्नलिस्ट थे, उनके सबकी क्या सराहियां सारी गलत हो चुकी हैं। उसमें एक अपने मैं जिनसे बड़ा इंप्रेस्ड हूं, जिनसे बड़ा मुतासिर हूं, वो वड़ाई साहब है, सुहेल वड़ाई साहब। उन्होंने बड़ा एक उनका आर्टिकल आखिरी दिनों में बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि
बांग्लादेशी मॉडल पे माइंड सेट कर लिया गया है। अब बांग्लादेशी मॉडल क्या है? उनके मुताबिक ये था कि वहां पे जो स्टैब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, फौज, सब ने मिलके हसीना वाजिद को 5 दफा चांस दिया है ताकि उनकी इकॉनमी ठीक हो सके। मुझे तो खैर उस पर एतराज था कि आप उनके साथ कोई आपकी मुमासलत नहीं है, आप बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हैं। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने जमात इस्लामी के जो रेडिकल लोग थे उनको फांसियां दी। आप रेडिकल होना चाहते हैं, वो रेडिकलिज्म के खिलाफ जा रहे हैं। दूसरा, हसीना वाजिद ने अभी तक अपना कोई सियासी वारिस डिक्लेयर नहीं किया। आपका हर सियासी पार्टी, बल्कि मैं अफसोस के साथ कहूंगा, हलीमा बाजी भी जो है इस वक्त वो आ चुकी हैं सियासत के अंदर। लंदन के एक जो पियर मॉर्गन है, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर वो नजर आ रहा था कि वो पीटीआई को आगे लीड वो कर रही, या उनकी सह मौजूद है। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मौसम की वजह से ये यहाँ आजकल बहुत जो खांसी जुकाम है बहुत कम है। लेकिन इसमें तीनों पार्टियां जो हैं वो एक फैमिली एंटरप्राइज बन चुकी हैं, जिसको मैं सियासत नहीं समझता। आप देखें, हमारे शाह साहब हैं, शाह साहब की बच्ची इलेक्शन लड़ रही थी, शाह साहब के कागज मुस्तरद हुए तो उन्होंने अपने वकील को खड़ा कर दिया। तो आप सियासत नहीं है, आप एक लूट मार का बाजार गर्म है। अब इसके बाद देखें अगला, ये जो हॉरर मूवी की अगली किस्त है वो किस तरह चलती है और कितना इसको मजीद आगे आप चल पाते हैं। सबसे बड़े जो जी एक इसी के साथ का क्वेश्चन एक और करना चाहूंगी कि आप किसको देख रहे हैं कि कौन अगला वजीर आजम बन रहा है, क्योंकि अभी तो सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही। नून लीग कह रही है कि हमारा वजीर आजम आएगा, पीपल्स पार्टी भी बहुत पुरुमीद है कि हम आजाद को साथ मिला के हम भी हुकूमत बना सकते हैं। पीटीआई का आपने खुद बता दिया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम भी हुकूमत बना सकते हैं। तो आप किस चीज पे आएंगे कि आपकी नजर में कौन वजीर आजम बनता नजर आ रहा है? देखिए, मैं पहले नवाज शरीफ साहब को देख रहा था कि वो वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बड़े बड़े प्यार के साथ उनको उठा के लंदन से लाई। जिस तरीके से 4 मिनट के अंदर 4 साल के केसेस उनको खत्म कर दिए गए, जिस तरीके से पूरा सिस्टम उनके सामने लेट चुका था, जिस तरीके से वो जलसों पे जाते थे तो स्कूल बंद करके उनके जलसे कामयाब कराए जाते थे, जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर और जो पुलिस के एसपी आगे पीछे सलूट मारते थे उनको, हालांकि उनके पास कोई पोजीशन मौजूद ही नहीं है। मैं समझता था शायद नवाज शरीफ साहब जो है, बल्कि अखबारों में आ चुका था, बल्कि उन्होंने वो एड टाइप दे दी थी कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। आज एक और बात नई सामने नजर आ रही है। आसफ जरदारी साहब ने कहा है कि मैं वजीर आजम में खुद बनना चाहता हूं। आप नवाज शरीफ साहब को सदर बना ले, एक नई खबर थी मेरे लिए। लेकिन जो कि पाकिस्तान में किसी ने कहा था कि यहां पे सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता पाकिस्तान के अंदर। तो वही हालात है, यहाँ पे कोई पता नहीं है रात को कुरा किसके नाम निकलता है, सुबह वो वजीर आजम बन जाएगा। यहां पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त पीटीआई के कई लोग ऐसे इलेक्शन जीते हैं जिनके ऊपर केसेस मौजूद हैं, अभी उन केसेस के फैसले नहीं हुए। खान साहब ने भी अभी तक 9 मई का केस जो है उसका सामना नहीं किया। बहुत खतरनाक केस है, शवाहिद मौजूद हैं, जियो फेंसिंग हो चुकी है। कई जो इस वक्त कैंडिडेट इलेक्शन जीत चुके हैं उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, और जब सजाएं दी जाएंगी तो उनकी सीटें दोबारा फारग हो जाएगी, इलेक्शन दोबारा होगा। इस वक्त जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम 2 की हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 1 साल चल पाएगी, 2025 में दोबारा इस मुल्क को इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब वो पता नहीं इलेक्शन होगा या नहीं होगा। साजिद साहब, हमारे हमसाया मुल्क भारत में इस इलेक्शन को किस तरह से देखा जा रहा है? मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर भी नजर डालें। देखिए, वहां भी इलेक्शन होने वाला है, वहां पे भी अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। पाकिस्तानी इलेक्शंस को वो लोग किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान के इलेक्शन को कभी हंसते होंगे, कभी रोते होंगे। हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या हो रहा है, जो खबरें देखते होंगे, मीडिया देखते होंगे। रोते इसलिए होंगे कि वो तरक्कियों पर है और पड़ोस के साथ पड़ोस में आग लगी हुई है और पता नहीं इसके अंगारे कहां तक जाएंगे। लेकिन उनका भी खुद का अपना इलेक्शन होने वाला है। वहां भी मजहबी कार्ड हर जगह खेला जा रहा है, वहां भी अथॉरिटेरियनिज्म जो है राइज पर है। अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, अपोजिशन लीडर इतने स्ट्रांग नहीं है। मोदी साहब इज लकी के एक तो वहां पे उनकी अपोजिशन इकट्ठी भी नहीं होती और उनके कद का कोई वहां पे अपोजिशन लीडर भी मौजूद नहीं है। इस वक्त जो वहां के जो अपोजिशन लीडर हैं,
राहुल गांधी साहब वो दोबारा अपने दूसरे पूरे कंट्री की यात्रा पर निकले हैं, लेकिन लोग उनके बारे में कहते हैं कि जब वो अपनी पार्टी को यूनाइट नहीं कर सकते, पूरे भारत को यूनाइट किस तरह करेंगे। लेकिन उनके भी वो, मैं उनका मीडिया मुसलसल देख रहा हूं, वो मजाक ही उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का। शैम इलेक्शन कहा जा रहा है इसको, और बल्कि वो बार बार हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं कि ये सारा खेल उनका है। अब देखें, और लेकिन ये कौन सा हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट का पहला इलेक्शन है जो अनफेयर होगा या फेयर होगा। आप 1951 से इसी हाइब्रिड सिस्टम का एक एक प्रोडक्ट चला रहे हैं मुसलसल। इस सारे सिस्टम के फाउंडर जनरल अयूब खान थे, और उन्होंने इसकी तबाही की बुनियाद उन्होंने रखी थी। आज भी आप एक ऐसे चौक में खड़े हैं, ना आपको पता है कि आपने राइट पर जाना है, ना पता है लेफ्ट पे जाना है। आप इस वक्त सारी कौम को तैयारियां करा रहे हैं कि हमने जिहाद किस तरह करना है, हमने तालिबान किस तरह बनना है। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, तालिबान बनने की ख्वाहिश है आपकी। मैं खान एकेडमी पे, मुझे सबसे बड़ा किला ये है कि खान एकेडमी ने लोगों को ये तो बता दिया है कि फेसबुक से अपने हल्के किस तरह ढूंढने हैं, 50-50 अकाउंट ट्विटर के बना के ट्रोलिंग किस तरह करनी है, लेकिन किसी को ड्रॉप शिपिंग के बारे में नहीं बताया। पाइथन एक जो गेम है, और इस वक्त हजारों ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं और फ्री कोर्सेज कराती हैं, लेकिन खान एकेडमी उनको ये नहीं बता सकी कि आप डाटा एनालिस्ट किस तरह बन सकते हैं। आप 21st सेंचुरी में मैथ और इंग्लिश के बगैर आप एंटर नहीं हो पाएंगे। खान एकेडमी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कासम और सुलेमान खुद तो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों को कहते हैं छातियां आगे करो और गोलियां खाओ। लेकिन ये उन लोगों का कसूर है। मैं हमेशा ये कहता था इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तबका जो है यंग लोग हैं, वो बेरोजगार है, तालीम नहीं है उनके पास। हमारे मियाँ साहब ने खुडियां के कसूर के पास जो जलसा किया, वहां पे भी उनके जो अल्फाज मुझे पसंद नहीं आए। वो बार बार ये कहते रहे, आप मेरे नाल हैं, मैं आपके नाल हूं। ये उनका ये बस, इससे आगे नहीं जा सके, मजाक से आगे नहीं जा सके। हालांकि उन्हें पता था। नहीं, उन्होंने आई लव यू टू भी तो कहा हाँ, था। वो नहीं, वो मरी में कहा था उन्होंने। वो मरी के अंदर उन्होंने कहा था कि यू लव मी एंड आई लव यू। लेकिन वो दो लफ्ज किसी को ये नहीं बता पाए कि अगर वो बच्चों को कंप्यूटर किस तरह सिखाएंगे, मैथ और इंग्लिश के बगैर आप सरवाइव किस तरह करेंगे दुनिया में, ये नहीं बता सके। क्यों नहीं बता सके? क्योंकि अपने बच्चे, पोते दोते सब लंदन के अंदर पढ़ रहे हैं। यही इस मुल्क का अलमिया है। और बड़ी खूबसूरती के साथ 5,000 लोगों ने 25 करोड़ लोगों को यरगमाल बना रखा है, और 25 करोड़ लोग जो हैं वो अकल से अंधे, कानों से बहरे हैं। बिल्कुल दुख वाली बात है। इस पे दुख जितना भी, इस पे सितम जितना भी, इस पे मातम किया जाए वो कम है। साजिद साहब, मेरा अगला क्वेश्चन यूक्रेन और रशिया वॉर के हवाले से है। प्यूटन साहब का भी हालिया इंटरव्यू जो सामने आया, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है यहाँ पे। टकर कार्लसन एक फॉक्स चैनल पे पहले काम करते थे, बड़े पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं। वो मॉस्को गए, उन्होंने पुतिन साहब का इंटरव्यू किया, और वो बहुत कंट्रोवर्सी इस वक्त बनी है। कोई कहते हैं उनके ऊपर ट्रीजन का केस होना चाहिए, क्योंकि पुतिन जो है वो अमेरिका का दुश्मन है, यूक्रेन का दुश्मन है। मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना, लेकिन उसमें से मैंने 5 आइटम ऐसे निकाले हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। वो 5 आइटम गार्डियन ने निकाले, और उन्होंने कहा था कि व्हाट आर द 5 टेक ऑन्स फ्रॉम दिस इंटरव्यू। इंप्रेसिव। उन्होंने पहले 30 मिनट तो पुतिन साहब ने हिस्ट्री का भाषण दिया है, और उन्होंने किस तरह बताया है कि यूक्रेन जो है वो रूस का हिस्सा था, किस तरीके से रशिया बना, फिर किस तरीके से टूटा। लेकिन उसमें से जो 5 टेक हैं, सबसे पहले ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय द इलॉन मस्क। उन्होंने जो ह्यूमन माइंड के अंदर चिप लगाया है, उस पर उन्होंने बात की। साइंस की तरफ उन्होंने, साइंस की एजुकेशन या इलॉन मस्क के साथ उनके साथ उनसे जो इंप्रेस है वो, उसका जिक्र किया गया। दूसरी बात जो थी, हमारे न्यूयॉर्क के एक सेनेटर हैं चक शूमर साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दागा है कि अगर यूक्रेन जंग ना जीत सका तो अमेरिकन सोल्जर वहां पे जाके जंग लड़ेंगे। उसका उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आप इतनी दूर आके जंग लड़ना चाहते हैं, हालांकि आप अपना बॉर्डर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आपका $33 ट्रिलियन आपका डेट है, आप वो आपके कंट्रोल से बाहर है। और उन्होंने मजाक उड़ाया कि आप किस तरह आएंगे। वाकई उनकी बात ठीक है। आप जिस तरीके से अफगानिस्तान रात के अंधेरे से दबा के अपने बच्चों की लाशें उठा के वहां से भागे, अब दोबारा आप यूक्रेन में किस तरह जंग लड़ेंगे जाके? आप कोई भी जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। यूक्रेन के रशिया के साथ तो लड़ना बहुत बड़ी बात है। आप, अमेरिका जितना कमजोर है कि होती यमन के अंदर जो गधों पर है आजकल भी, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है।
लेकिन रेड सी का कंट्रोल उन्होंने कर लिया है। अमेरिका लाचार है, बीमार है और लाचार है। तीसरा पॉइंट उन्होंने उठाया, जो टकर कार्लसन था, उन्होंने कहा कि आप इस यूक्रेन की जंग को खत्म क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम खत्म करने के बिल्कुल नजदीक थे। इस्तांबुल के अंदर हमारा मुआहदा तय होने वाला था, एक 300 से ज्यादा पेजेस का हमारा मुआहदा तैयार था, लेकिन बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटिश है, उन्होंने आके इसके सारे, जो कि अमेरिका की मर्जी के साथ उन्होंने, क्योंकि इस वक्त मैं ये बताना चाहूंगा, अमेरिका का वाहिद कारोबार है इंडस्ट्रियल, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बम बनाना, त्यारे बनाना, फिर उनको बेचना। इस वक्त हमारे सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो लॉयड ऑस्टिन, वो रेथियार एक कंपनी है, उसके बोर्ड पर थे, वहां उनके मुलाजिम थे। टोनी बिल्किन जो कि हमारे सेक्रेटरी खारजा है, वजीर खारजा है, वो बोइंग के बोर्ड के ऊपर थे। तो ये सारे लोग मिल मिला के किक बैक से सारी चीजें खाते हैं। जो करप्शन में पाकिस्तान में छोड़ के आया था, वो यहां भी उसी तरीके से हो रही है, आजकल खुल खुला के हो रही है। तो उस पे उन्होंने कहा कि बोरिस जॉनसन ने आके उस हमारे मुआहदे को खत्म कर दिया, और अब इस वक्त बिल पेश हो चुका है। पहले ये 106 बिलियन मांग रहे थे कांग्रेस से, अब 90 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं, जिसमें ज्यादा यूक्रेन को जाएंगे और बाकी बचे पैसे गाजा को जाएंगे, इसराइल को जाएंगे। इसराइल जो कि वहां पे आज भी 27,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को मारने के बाद अभी तक वो अब रफा की तरफ बढ़ रहा है। और दुख यहां जब फलस्तीन की बात हुई तो अपने दुख का मैं इजहार करूंगा कि सिर्फ एक वाहिद कंट्री है जो कि गाजा के केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया, और वो कंट्री क्रिश्चियन था, साउथ अफ्रीका था। आज भी रो खन्ना, कैलिफोर्निया के जो कांग्रेसमैन हैं, खुद हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, उनको ज्यादा तशवीश है गाजा पे, बजाय कि किसी भी मुसलमान मुल्क को कोई उस पर इतराज हो। उससे अगले पॉइंट पे चलते हैं कि उन्होंने जो एक इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल का, ईवान उनका नाम है, जर्नलिस्ट है, उसको वहां पे रशिया में कैद है, उसके बारे में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो उसके लिए भी स्वाब करने के लिए तैयार है। एक रशियन उनका कोई नुमाइंदा है जो जर्मनी के अंदर इस वक्त हिरासत में है, वो कहते हैं कि अगर वो हमें दिया जाए तो हम उसके बदले में वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो जर्नलिस्ट है उसको देने के लिए तैयार है। पांचवा, उन्होंने उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये दुनिया बिल्कुल ये सोचना छोड़ दे कि रशिया इस जंग को हारेगा, इट इज इम्पॉसिबल। और मैं भी उनके इस बात से एग्री करूंगा। इस वक्त रशिया की इकॉनमी 7G कंट्री से ज्यादा फास्टेस्ट तरीके से ग्रो कर रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और वीक सैंक्शंस की वजह से। जितना तेल रशिया ने निकाला वहां से, और पिछले दिनों में जितना पैसा उन्होंने बनाया, किसी मुल्क ने नहीं बनाया, बल्कि 7G कंट्रीज भी, उनकी इकॉनमी भी इतनी ग्रो नहीं कर सकी। रूबल जो कि रशियन करेंसी है, वो पिछले साल की सबसे बेहतर परफॉर्मिंग करेंसी थी। साजिद साहब, हमने रशिया की बात भी कर ली, अमेरिका की बात भी हो गई, पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी बात कर ली। अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से बात करना चाहूँगी। ये इलेक्शन का ईयर है, यहाँ पर भी जो है अमेरिका में भी यकीनन इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। लोग अपनी अपनी कैंपेन्स स्टार्ट कर चुके हैं, राब्ते शुरू कर दिए गए हैं, और कैंडिडेट्स भी ऐसा ऐसा सामने आ जाएंगे कि क्या है, कौन इलेक्शन में टॉप पर आएगा और कौन नहीं आएगा, किसका कितना कॉन्टेस्ट हो सकता है। मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी जरा बात कीजिएगा कि अमेरिकन पॉलिटिक्स इस वक्त क्या है। देखिए, इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी जो है उनको गिला है कि जो बाइडेन जो है वो हमारे मुकाबले पे नहीं आएंगे, ये एक धोखा दे रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी। इनका जो कैंडिडेट जो होगा वो और होगा, क्योंकि इस वक्त जो बाइडेन जो है उनकी सेहत इजाजत नहीं देती, उनकी रेटिंग बहुत नीचे जा चुकी है, पोल उनके बहुत नीचे जा चुके हैं, और असली कैंडिडेट सामने नहीं आ रहा जिसको हम क्रिटिसाइज कर सके। उनका ये बिल्कुल जो एतराज है, मैं समझता हूं ठीक है। इस वक्त एक कंट्रोवर्सल बात सामने आ रही है जो बाइडेन के लिहाज से, बल्कि पिछले 2 दिन पहले जो एक चीज आई है, एक तो उनके ऊपर क्लासिफाइड पेपर्स को प्रॉपर तरीके से ना संभालने के चार्जेस थे। उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक स्पेशल नुमाइंदा बनाया था, मिस्टर होरो उनका नाम था, स्पेशल काउंसिल। उनको कहा गया था कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि बाइडेन साहब ये एक ज़हीफ आदमी है, इनकी मेमोरी खराब हो चुकी है, इन्हें यही नहीं पता कि इनका लड़का कब मरा था, इनको यही नहीं पता कि ये वाइस प्रेसिडेंट कब थे। उसको डिफ्यूज करने के लिए जो बाइडेन साहब ने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया व्हाइट हाउस के अंदर, और वहां बाके और मजीद ब्लंडर किए,
उन्होंने इतराज किया कि ये जो स्पेशल काउंसिल है इसका कोई हक नहीं बनता, ये इनकी गलत असेसमेंट है। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोहतरम जो बाइडेन साहब, जो कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट को अल सीसी कहते रहे, तो लोगों को एतराज है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो अमेरिका के एटॉमिक कोड्स को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। अमेरिका कोई और कुछ ला रहा है। कल परसों भी व्हाइट हाउस के जो उनकी ब्रीफिंग थी उसके अंदर ये मुसलसल क्वेश्चन किया गया कि अमेरिका को इस वक्त चला कौन रहा है, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखा गया है कि जो बाइडेन साहब ना सिर्फ कोई लफ्ज पूरा बोल सकते हैं, ना वो जहाज की सीढ़ियां खुद चढ़ सकते हैं, स्टेज पे चढ़ जाए तो नीचे उतर नहीं सकते। तो हालात उनके खराब हैं और इसी वजह से अमेरिका हर फ्रंट के ऊपर लूज कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे रेड सी हो, चाहे उनका अपना बॉर्डर हो, चाहे इकॉनमी हो, चाहे इमिग्रेशन ब्रोकन सिस्टम हो। इस वक्त अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो केआस है। जो सब इस वक्त जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये कहते हैं कि ओबामा साहब को 12 साल हो चुके हैं व्हाइट हाउस को चलाते, अमेरिका को चलाते, और मजीद ओबामा साहब की क़यादत जो है वो अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है। इस वक्त भी बैलेट के ऊपर सिर्फ एक चीज होगी कि जमहूरियत का क्या फ्यूचर है, जमहूरियत कहाँ जाएगी आगे, या अथॉरिटेरियनिज्म चलेगा। अगर डेमोक्रेट पार्टी से कोई बंदा जीतता है तो ये वाहिद एक ऐसा टर्म होगा, ये वाहिद एक वाकया होगा कि ओबामा साहब अमेरिका को 20 साल चलाएंगे। ये इस वक्त ये सूरत हाल है। अब देखें अमेरिकन डिसाइड क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है और हमने मेरा ख्याल है कि उन तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली कि जो इस हफ्ते की सबसे अहम तरीन चीज़ें थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक हमें मत देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।